नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 2019 के मुकाबले 9.48% वोटर बढ़े हैं। ये आंकड़ा सामने निकल के आया। इसमें महिला वोटरों की संख्या 9.7% और पुरुष वोटर 9.27% हैं। 4 अप्रैल तक वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने ये जानकारी साझा की है। लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में निर्वाचन विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद ये जानकारी साझा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रेस को संबोधित किया इस दौरान और तमाम जानकारियां साझा की। बताया कि राज्य में 2019 के मुकाबले 9.48% वोटर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 15,70,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार राजस्थान में वोट करेंगे। 100 वर्ष से अधिक उम्र के 20,000 से अधिक वोटर हैं। 51,756 बूथ राज्य में हैं। अतिरिक्त 1,095 बूथ बनाए गए हैं। 1,600 बूथ युवा और इतने ही बूथ महिलाओं द्वारा मैनेज किए जाएंगे और 200 दिव्यांगजनों द्वारा मैनेज किए जा सकते हैं। 276 चेकपोस्ट के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ जिला स्तर और राज्य स्तर पर बैठक कर आचार संहिता के बारे में बातचीत भी कर ली गई है। साथ ही उनके सुझाव भी लिए गए। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता की पालना के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग किया गया था। इस बार भी लोगों से इसके उपयोग के लिए कहा गया है। वोटर लिस्ट में पहले फेज का 27 मार्च, दूसरे फेज का 4 अप्रैल तक वोटर लिस्ट फाइनल होगा। अगले दिन पब्लिश होगा। बूथ चलो अभियान के तहत 7 लाख लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। नॉमिनेशन के आखिरी दिन के अगले दिन अंतिम वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर घर से ही वोट कर पाएंगे। पत्रकार भी आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल रहेंगे। पोस्टल बैलेट से भी वोट करने की सुविधा रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 आचार संहिता कल शाम से घोषणा के पश्चात पूरे राज्य में लग चुकी है। राजनीतिक दलों के साथ जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बैठक लेकर आचार संहिता के संबंध में और उनके जो जिज्ञासा थे, जो उनकी क्वेरीज थी, विधानसभा चुनाव में कुछ उनके सुझाव थे, उनको लिया गया, जिस तरह से कि आचार संहिता का पालन सही तरीके से किया जा सके। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी ने 8 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया और पार्टी अब तक 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है इस पार्टी की तैयारियां, इन्हीं मुद्दों पर एनडीटीवी ने पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मीना से खास बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में दोनों प्रमुख दलों के साथ साथ तीसरी सबसे बड़ी शक्ति भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और भी कई सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीना हैं। जितेंद्र जी, क्या तैयारियां हैं, कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं? देखिए, राजस्थान में हम लोग लगभग 9 से 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अभी 2 सीटों के उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजकुमार रौत साहब हैं, जो वर्तमान में 84 विधायक हैं। उदयपुर सीट पर प्रकाश चंद बुझ हैं, जो हमारे स्थानीय साथी हैं और जो लगातार सोशल मूवमेंट में हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बागीदौरा से जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो सेकंड फेज के साथ में ही है, उस पर हमारे जो जयकिशन पटेल जी हैं, जो पिछली बार भी हमारे असेंबली में उम्मीदवार थे, उन्हीं को हम लोगों ने उतारा है। इसके साथ साथ जो 8 सीटें हैं, जिसमें हम लोग भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक के साथ साथ दौसा, राजसमंद और बाकी की जो आसपास की जो सीटें हैं, उन सब सीटों पर हम लोग अपने उम्मीदवारों का जो नाम का जो अंतिम चरण में है। इसके साथ ही राजस्थान के बाहर हम लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नागर हवेली, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हम अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। जी, आप बहुत चर्चा थी कि आप इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं, आपकी पार्टी, और कई स्टेप्स में बातचीत भी गई। कहाँ बात बिगड़ी कि आप लोग शामिल नहीं हो पाए उसमें? देखिए, फाइनल स्टेप में कहाँ बात बिगड़ी, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन एक चीज हम लोगों के जहन में ये क्लियर थी कि जब पिछली सरकार थी कांग्रेस की राजस्थान में, तब हम लोगों ने एक 17 सूत्री मांग का एक एजेंडा कांग्रेस के सामने पेश किया था और जब हमने समर्थन दिया था तो यही कहा था कि अगर इन 17 सूत्री मांगों पे अगर एक्शन होता है तो हम आपके साथ में रहेंगे। और अगर वही मांगों को लेकर के दोबारा से हम लोग मैदान में थे। सीटों को लेकर भी कोई पेज था? सीटों को लेकर के स्पेसिफिक कोई पेज नहीं था, लेकिन मेनली इश्यूज पर पेज था। एक अहम सवाल है कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बहुत चर्चा होती है, कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस की, थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो क्या है प्रोसेस? वो देखिए, उसका नाम है जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली।
इसमें हम लोग ये करते हैं कि हर जो पंचायत है उसके लेवल पर हम लोग चार जो व्यक्ति हैं वो चुनते हैं, उसके वहां के लोकल पंचायत के व्यक्ति होते हैं, और वो वहां से ऐसे हर पंचायत के पूरी लोकसभा या विधानसभा के हर पंचायत से हम लोगों ने 4-4 व्यक्ति अपॉइंट कर रखे हैं जो उस लोकल पार्टी का काम भी देखते हैं और वो सारी चीजें। वो पहले अपनी पंचायत से अपना नाम भेजते हैं, फिर पंचायत से ऊपर ब्लॉक के लेवल पर नामों की चर्चा होती है और उन ब्लॉक के लेवल पर 3 नाम फाइनल होते हैं। फिर सारे ब्लॉक्स में जितने नाम आते हैं उन पर वोटिंग होगी, फिर ब्लॉक के ऊपर तहसील लेवल पर सारी तहसीलों से नाम मांगे जाएंगे, फिर वहां 3 नाम फाइनल होंगे, और फिर लोकसभा के लेवल पर फिर 3 नाम मांगे जाएंगे। फिर जो टॉप 3 होंगे उसमें प्लस 4th का अदर का ऑप्शन स्पेशल रखा जाता है, और उनमें से फिर एक फाइनल जिसको अंतिम में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उस व्यक्ति को हम लोग अपना उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में क्या ऐसा होता है कि कोई महिला जो है वो बतौर उम्मीदवार आ नहीं पाती है? विधानसभा चुनाव में भी आपने सिर्फ एक महिला उम्मीदवार को उतारा, अभी भी जो आपने नाम का ऐलान किया उसमें कोई महिला नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि आप बात करते हैं लगातार पिछड़ों के और शोषितों की बात करते हैं, महिलाएं आपसे गायब क्यों हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं, गायब नहीं। दरअसल देखिए, हमने अभी पूरा रास्ता भी शुरू ही किया है। अभी हमारे पास महिला एक्टिविस्टों की बहुत कमी भी है। देखिए, खुल के एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमारे पास जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें हमारे इलाकों में बहुत कम बोलने वाले और उस तरीके से जो सारी चीजें छोड़ करके पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाए, ऐसी महिलाएं बहुत कम है, कम तादाद में हमारे पास है। आखिरी सवाल कि इन सीटों में कितनी सीटों पे जीतने की उम्मीद देख रहे हैं आप? कितनी सीटों पे बहुत मजबूत तैयारी है आपकी? देखिए, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम कितना जीत पाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और फिर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि हम कितना जीत पाएंगे। जी, थैंक यू। तो कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन 4 जून को ही पता चलेगा कि कितनी सीटों पर ये जीत कर आते हैं। जाहिर है, खासतौर पर दक्षिण राजस्थान के इलाके में जहां पार्टी का बहुत मजबूत होल्ड है, वहां इस ऐलान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी और तेज होनी ही है। जयपुर के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा का, जहां नोएडा पुलिस ने फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में हुई रेव पार्टी को में स्नेक बाइट प्रोवाइड कराने का ये पूरा मामला है। हमारे संवाददाता मुकेश नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या था ये पूरा मामला और एल्विश को किस तरह गिरफ्तार किया पुलिस ने? देखिए, जो एल्विश यादव हैं उनको नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उनको कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर पुलिस उनकी फर्दर रिमांड की मांग करेगी। दरअसल ये मामला जो है 3 नवंबर 2023 का है, जब मेनका गांधी के एनजीओ से जुड़े गौरव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल गौरव ने एल्विश यादव के सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखे थे और एल्विश यादव उन वीडियोस में सांपों के साथ नजर आ रहे थे और उनके साथ में कुछ विदेशी लड़कियां थीं। इसके बाद गौरव ने एल्विश यादव से संपर्क किया, मोबाइल से फ़ोन किया और उन सांपों के बारे में जानकारी मांगी और उसने कहा कि उसको भी पार्टी करनी है, उसको कुछ वीडियो शूट करने हैं और सांपों की ज़रूरत है। इसके बाद आरोप ये है कि एल्विश यादव ने राहुल नाम के शख्स का नंबर दिया। गौरव ने राहुल से बात की और गौरव के कहने पर राहुल नोएडा के सेक्टर 51 में 5 सपेरों के साथ पहुंच गया। वहां पर एक बैंक्वेट हॉल था जहां पर ये पहुंचे, साथ में उनके 9 सांप थे और 20 ml सांपों का जहर था। इसके बाद नोएडा पुलिस ने उस बैंक्वेट हॉल में रेड कर दी और रेड करने के बाद 5 सपेरों को अरेस्ट कर लिया। 20 ml सांप का जहर बरामद हुआ और 9 जो सांप हैं वो बरामद किए गए। पुलिस ने उस सांपों के जहर को फॉरेंसिक जांच के लिए जयपुर भेजा, जहां से कंफर्म हो गया कि वो सांपों का ही जहर है। इसके बाद नोएडा पुलिस ने इस मामले में एल्विश यादव को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, आज भी पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब नोएडा पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर वो इन सपेरों के संपर्क में कैसे आए, जो एल्विश यादव हैं वो इन सपेरों के संपर्क में कैसे आए, किन किन पार्टीज में स्नेक वेनम का इस्तेमाल हुआ, ये पार्टियां कहां हुई और अगर ये कोई सिंडिकेट है तो इस सिंडिकेट में कितने और लोग शामिल हैं, इसको लेकर एल्विश यादव से पूछताछ हो रही है। अभी एल्विश यादव नोएडा कोर्ट में है जहां पर उनको पेश किया जा रहा है, वहां पर उनकी पुलिस रिमांड की मांग करेगी। तो एल्विश यादव अरेस्ट हो चुके हैं, इसके पहले 5 सपेरे अरेस्ट हुए थे जिनके पास से 20 ml जहर मिला था और 9 सांप बरामद हुए थे। तो कुल मिलाकर इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी है। यूट्यूबर और बिग बॉस 2 के विनर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने सांपों का इस्तेमाल करने और सांपों के जहर को रेप पार्टीज में सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश, ये मामला जब सबसे पहली बार आया था उसके बाद बहुत हाईलाइट हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर भी खूब हाईलाइट हुआ। एल्विश यादव की तरफ से 2-3 बार सफाई भी आई सोशल मीडिया पर इसी मुद्दे को लेकर।
फिर पुलिस ने बीच में जो तमाम तहकीकात की हैं उसका आप एक टाइमलाइन बता रहे थे, किस तरीके से पुलिस पहले सपेरों तक पहुंची और उसके बाद धीरे धीरे ये क्लियर हो पाया कि एल्विश का पूरी तरीके से इसमें हाथ है। पुलिस के पास और क्या ऐसे सबूत लगे जिससे एल्विश यादव ने जो बीते दिनों अपनी तमाम सफाई दी थी, उन्होंने ये कहा था सोशल मीडिया पर कि मेरा इसमें डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया, ना ही मुझसे किसी ने ड्रग को लेकर के कॉन्टैक्ट किया। तो क्या एल्विश ने अभी तक पुलिस की उस जांच में ये बात कबूली है या क्या निकल के आ रहा है अब तक की हुई बातचीत में? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि जो गौरव हैं जिन्होंने एफआईआर कराई है, गौरव ने इस पूरी मामले का स्टिंग किया है और साथ में जो उन्होंने एल्विश यादव से बातचीत की है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की है। इसके बाद जो आरोपी हैं उनके बयान सामने आए हैं, उनके बयान रिकॉर्ड हुए हैं, उन्होंने भी एल्विश यादव का नाम लिया है और जो कॉल डिटेल है, व्हाट्सएप चैट है, जो लोकेशन है, उसके बेसिस पर जो नोएडा पुलिस है उसने एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया है और फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। ठीक है मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एल्विश यादव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही थी। देखिए, नोएडा में एल्विश यादव की गिरफ्तारी का है पूरा मामला, हमारे संवाददाता मुकेश रिपोर्ट कर रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा कोर्ट से, जहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव को आप देख सकते हैं पुलिस ले जाती हुई और कहीं ना कहीं उनके हालांकि कोशिश वो कर रहे हैं दिखाने की कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये काफ़ी गंभीर मामला स्नेक पॉइजन से जुड़ा हुआ जिसमें एल्विश यादव अब फंसते नजर आ रहे हैं। उधर दौसा की तरफ अब बढ़ते हैं और दौसा में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। बीजेपी में शामिल हो रहे कांग्रेस नेता के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो बीजेपी में आ रहा है उनका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश कांग्रेस मुक्त होगा और आज कांग्रेस कहीं भी नहीं है। इस बार 400 के पार बीजेपी पहुंचेगी, ये भी दावा किरोड़ीलाल मीणा ने किया और अब की बार हैट्रिक भी लगाएगी, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता ने अब मन बना लिया है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व की गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा, कहा कि पिछली सरकार ने फर्जी थानेदार और एसडीएम तहसीलदार बना दिए थे, उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, अब कांग्रेस कहीं है ही नहीं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि जितना मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। क्या राजस्थान में और केंद्र में इस बार भाजपा हैट्रिक मारेगी? बिल्कुल स्वाभाविक है, जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, देश की जनता ने मन बना रखा है, तो बिल्कुल हैट्रिक बनेगी। बीजेपी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी भर्ती परीक्षाओं का संचालन करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं परीक्षा के दौरान कोताही करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाने की बात सामने आ रही है। उधर अजमेर पुलिस प्रशासन पर सीएम भजनलाल के बयान का असर भी दिख रहा है। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। ऐच्छिक विषय की परीक्षा 2 पारियों में अजमेर और जयपुर मुख्यालय पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा के दौरान एडीएम सिटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक ही सरकारी कार में बैठकर अलग अलग परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्र पर कई खामियां भी नजर आईं, जिन्हें तुरंत सुधारने का निर्देश दिया गया। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के दौरान लड़के और लड़की अभ्यर्थी की अलग अलग लाइन बनाकर वीडियोग्राफी करने में खामी पाई गई, जिससे अभ्यर्थियों की पहचान अच्छे से हो सके। परीक्षा केंद्र के मेन गेट पर परमानेंट कैमरामैन की ड्यूटी लगाने की बात कही गई है, जिससे अब हर अभ्यर्थी की वीडियोग्राफी की जा सकेगी। मौके पर ऐसा इंतजाम हालांकि नहीं दिखा, जिस पर एडीएम सिटी ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिया। एक परीक्षा केंद्र पर 2 अभ्यर्थी बिल्कुल पास बैठे दिखाई दिए। पास वाली टेबल पर अभ्यर्थी गैर हाजिर था, तो ऐसे में एडीएम सिटी का कहना है कि जब पास वाली टेबल खाली है तो दूसरे अभ्यर्थी को उस पर बैठाकर परीक्षा दिलवानी चाहिए थी, जिससे नकल करने के चांस कम होंगे। वहीं कई परीक्षा केंद्र पर सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं दिखा, जिसे सुधारने की बात कही गई। आज आरपीएससी की हिंदी सहायक प्रोफेसर की परीक्षा है। उसमें 4 सेंटर पर हम लोगों ने विजिट किया है। अग्रवाल स्कूल है, गुजराती स्कूल है, सेंट्रल स्कूल गर्ल्स स्कूल है और फ्रांसिस, इन 4 जगह विजिट किया था। एडिशनल एसपी साहब, अनिल जोशी डीओ साहब और मैं, तीनों ने एक साथ मिलकर निरीक्षण किया, एक ही गाड़ी में बैठकर। और जो छोटी मोटी कमियां हैं उसके लिए हमने वहाँ जो सीएस हैं या
और लोग हैं उनको बताया कि ये आप दूर करें। डीडवाना से रूस में नौकरी के लिए गए युवकों को रूसी सेना में शामिल करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब दूसरे युवक रणजीत का वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में युवक बता रहा है कि रूसी सेना में शामिल कर उसे जंग के मैदान में धकेल दिया गया। वहीं जंग के दौरान वो घायल भी हो गया। इससे पहले डीडवाना इलाके का ही एक युवक नेमाराम का भी वीडियो सामने आया था। वीडियो में नेमाराम ने जंग के दौरान गोली लगने से जख्मी होने की बात कही थी। बता दें आपको कि डीडवाना के डाबड़ा गांव निवासी रणजीत ने टेलीग्राम पर 32 सेकंड का वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में युवक कहता दिख रहा है कि वो रूस के एक अस्पताल में है। रणजीत के मुताबिक उसे ड्राइवर की नौकरी के लिए रूस भेजा गया था। रूस में ड्राइवर की नौकरी के बजाय वो जंग के मैदान में धकेल दिया गया। उसके साथ उसका दोस्त नेमाराम भी था, जिसे रूसी सेना में शामिल कर रूस यूक्रेन युद्ध में उतार दिया गया है, जिससे नेमाराम को हाथ और पैर में गोली लगी है। अब उसके कंधे पर भी चोट आई। उसने अपने परिवार से जल्द रूस से निकालने की अपील की। रणजीत ने एजेंट पर बेहतर वेतन का झांसा देकर रूस भेजने का आरोप लगाया, पर रणजीत को 15 दिनों की सामान्य ट्रेनिंग देकर रूसी फौज में भर्ती कर दिया गया। 21 फरवरी को युवक का मोबाइल और दस्तावेज छीनने के बाद युवक को रूस यूक्रेन युद्ध में धकेला गया है। बताया जा रहा है कि युवकों को हरियाणा की शातिर एजेंट रूस भेज रहे हैं। मैं रणजीत मुआल नागौर राजस्थान से एंड में रशिया भेजा गया था मुझे ड्राइवरी के लिए, और यहाँ सेना में फंसा दिया है। 2-3 दिन से मेरे फ्रेंड के लगी नेमाराम, और आज मुझे भी कंधे में चोट लग गई है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोशिश करके 2-3 दिन में यहाँ से निकलवाने का कष्ट करें। मेरा नाम नेमाराम है। मेरे को महेंद्र बिजारनिया धनकोली, मनोज बिश्नोई इशार दोनों ने रशिया में कंप्यूटर ऑपरेटर काम के लिए भेजा था। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम नहीं हो गया, यहाँ मेरे को रशियन आर्मी में ज्वाइन करा दिया और बिना ट्रेनिंग से डायरेक्ट बॉर्डर पर भेज रहे हैं, जहाँ लड़ाई में चल रहा है। पूरा बमबारी और गोलीबारी सब हो रहा है। फिर मेरे हाथ पे गोली लगी, पैर पे गोली लगी है। अभी 1 महीने ज्वाइन किए हुए हैं। वहाँ पर सब लोग इतने फंसे हुए हैं, सब बहुत लोग हैं जिनके सबके गोली लगी, कोई मर गया, कोई टूट गया, किसी के पैर नहीं, किसी का कुछ नहीं है। ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। महेंद्र और कलीग हमको बताया नहीं कुछ भी इधर आने के लिए, सब बताया था कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काम में जाना है। श्रीगंगानगर की सेंट्रल जेल में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। कैदी एनडीपीए एक्ट के मामले में जेल में बंद था। जेल में कैदी की आत्महत्या से जेल की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल शव का जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शव को घटना के बाद सेंट्रल जेल में हड़कंप मच गया था। घटना का पता उस वक्त चला जब सुबह कैदी की गिनती की गई। सेंट्रल जेल अधीक्षक ने बताया कि मृतक नेतावाला गांव का निवासी था। 29 फरवरी को ही श्रीगंगानगर की जेल में उसको भेजा गया था। कैदी की उम्र करीब 40 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि सुबह कैदी बाथरूम में ब्लड से हाथ की नस उसने काट ली। इसी दौरान कैदियों की गिनती शुरू हुई। संयोग से कैदी की बैरक से गिनती शुरू हुई। जब गिनती में कैदी की संख्या कम मिली, लापता कैदी की तलाश शुरू की गई। जेल के कर्मचारियों के मुताबिक कैदी को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। कैदी की आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। जेल अधीक्षक ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ अब कहा जा सकेगा। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। कोटा में केशवरायपाटन रोड पर सीनता बालिता नहर में 4 बच्चे नहाने के दौरान डूब गए। नहर के पास से गुजर रहे लोगों की नज़र डूबते बच्चों पर पड़ी। 2 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। 2 बच्चे नहर में बह गए, जिनके शव कुछ देर बाद निगम और एसडीआरएफ की गोताखोरों ने रेस्क्यू किए। बता दें कि मृतक पीयूष धानावत और आदित्य पांडे कमला उद्यान और कृष्णा बिहार इलाके के रहने वाले थे, जो अपने दोस्त सिद्धम अग्रवाल और यथार्थ योगी के साथ नहर पर नहाने के लिए पहुंचे थे। खबर जैसलमेर से है, जहां पोखरण में चाचा गांव के पास ट्रेन मार्ग पर रेल की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पोखरण पुलिस के एसआई बस्ताराम अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोखरण अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। हादसे के बाद मृतकों के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। फिलहाल हादसे के प्रमुख कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर के सुरपुरा बिजली घर में रखे ड्रम में भीषण आग लग गई। आग लगने से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन फानन में दमकल विभाग में इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद दक्षिण अग्निशमन विभाग ने 4 गाड़ियां
रवाना की। मौके पर फायर अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। दमकल कर्मी आग बुझाने में अभी तक जुटे हुए हैं। फिलहाल सिटी सेंटर में इतना ही। नमस्कार।